हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि आपने थर्ड चैप्टर रीड करना है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है जलधरा, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर निहारिका और ये पेज नंबर 22 पर है। इसके पाठ के आरंभ में हम देखेंगे कि जल और धरा आपस में बात कर रहे होते हैं। धरा मतलब धरती। जल और धरा दोनों ही हमारी कुदरत का एक महत्वपूर्ण भाग है। पहले हम देखेंगे कि जल अपनी तारीफ में कुछ पंक्तियां कहता है, जैसे मैं लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल मैं विमल दूध सा हिम का जल। अर्थात जल कहता है कि मैं छोटी नदी से निकला ठंडा और स्वच्छ जल हूँ। हिमालय पर्वत की बर्फ से निकलकर मैं साफ दूध सा हिम अर्थात बर्फ का जल हूँ। उसके बाद धरा उसे कहती है कि तुम व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो, क्योंकि बिना पात्र के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जल कहता है तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा स्वभाव बहना ही है, इसलिए द्रव अवस्था में मुझे रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। और वो कहता है कि पात्र द्वारा जैसा पात्र मुझे मिल जाता है मैं वैसा ही रूप धारण कर लेता हूँ। उसके बाद वो धरती पर फैल जाता है, अर्थात भूमि पर फैल जाता है। फिर वो कहता है कि तुम मेरी दो अवस्थाओं के बारे में भूल गई हो, ठोस अवस्था में मेरा बर्फ रूप और गैस अवस्था में मेरा भाप रूप। इसके बाद धरा कहती है कि हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ तुम्हें ठोस द्रव और गैस पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में होने का गौरव प्राप्त है। फिर वो कहती है तुम्हारा गौरव कहाँ चला जाता है जब तुम समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों पर सिर पटकते हो, तब मैं ही तुम्हारे ज्वार को अपने आंचल में जगा देती हूँ, पर तुम जल्दी ही भाटा के रूप में मुझे छोड़कर चले जाते हो। इस पर जल कहता है कि मेरा ये भाग्य ही है, अर्थात ये नियति ही है। जब चंद्रमा लगातार धरती की परिक्रमा करता है, उन दोनों की आपसी आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार मतलब जब पानी बहुत ऊंचे स्तर पर हो उसे ज्वार कहते हैं। जब पानी अपनी जगह पर वापस चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। इस पर वो बताता है कि मेरी ज्वार भाटे के रूप में अलग गति होती है, जिसे वो दोलन गति कहता है। झरने के रूप में मेरी तीव्र गति होती है और नदी के रूप में मेरी धीमी गति होती है। और कुएं और तालाब और झील में मैं शांत रूप में होता हूँ। इस पर धरा कहती है कि ज्वार भाटे के रूप में तुम्हारी जो गति है, अर्थात तुम्हारा जो स्वभाव है अस्थिर स्वभाव है, झरने के रूप में उग्र हो जाता है और नदी के रूप में तुम्हारा स्वभाव शांत हो जाता है। इसके बाद धरा अपने बारे में बताती है। वो कहती है तुम्हारी तरह मेरे भी अनेक रूप हैं। पर्वताकार रूप में मेरी चोटियां आकाश को चूमती हैं और मैं तुम्हारी ठोस अवस्था को आश्रय देती हूँ। पहाड़ी के तल पर मैं घाटी रूप में उसके साथ गहरी खाई के रूप में रहती हूँ। जब तुम्हारा बर्फ रूप पिघलता है तो मैं झरनों और नदियों के रूप में पहाड़ों से नीचे घाटियों खाइयों की सैर कराते हुए मैदानी क्षेत्र में ले आती हूँ। मैं इस पाठ मैदानी भाग में ही आदि मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया था। इस पर जल उसे कहता है तुम कैसे भूल सकती हो कि आदि मानव जब जंगलों से बाहर आया था तो उसने वहीं डेरा डाला था जहाँ पर उसे जल उपलब्ध था। फिर धरा उसे हंसकर कहती है यदि पहाड़ी के बाद खाइयाँ घाटियाँ और मैदानी भू ना होता तो पानी नीचे कैसे आ पाता। तो जल इस पर कहता है कि गुरुत्वा आकर्षण के कारण मैं नीचे आया था। धरा कहती है कि वह गुरुत्वा आकर्षण शक्ति भी तो मेरी ही है, मेरी यानी पृथ्वी, जिसे तुम वसुधा भूमि धरती वसुंधरा आदि कई नामों से पुकारते हो। इस पर जल उसे कहता है कि मेरे कारण ही तुम्हारा जो मैंने ही तुम्हें हरा भरा बनाया है। क्योंकि वो कहता है जब मैं भाप बनकर उठता हूँ तभी मैं बादल बनता हूँ और जगह जगह
वर्षा करता हूँ। मेरे द्वारा वर्षा होने के कारण ही तुम्हें हरियाली की चूनर उड़ा देता हूँ। इस पर धरा कहती है, अरे मित्र, मैं कब तुम्हारी आवश्यकता और महत्व पर संदेह करती हूँ, लेकिन मेरे मैदान भूभाग के रेगिस्तानी के प्रति तुम बहुत कृपण मतलब कंजूस हो कि वहाँ पर तो लोग तुम्हारी बूंद बूंद के लिए भी तरस जाते हैं। इसी पर वो कहता है, मेरी हरियाली से ढक देने वाले तुम रेगिस्तान की रेत पर ही नहीं बरसता, पर मैं धीरज के साथ उस रेगिस्तान की अनुभवी वनस्पति उगाती हूँ, वहाँ के जीव जंतुओं की आश्रयधाती बनकर अपना रेतीला रूप संवारती हूँ। इतना ही नहीं, कई रत्नों की खान बनकर सोना, चांदी, हीरा जैसे बहुमूल्य धातु देती हूँ, तो कहीं यूरेनियम, तांबा, लोहा जैसी उपयोग धातुओं देकर मानव का कल्याण करती हूँ। जल इस पर हंसता है और कहता है कि जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक आता है, तब अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे कण भी ले आता है। समुद्र के जल में परत दर परत एक होते जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो परत दर चट्टानों का निर्माण करते हैं। इन्हीं परत दर चट्टानों के कारण ही या उनके नीचे वनस्पति और जीव जंतुओं के दबे रह जाने से ही कोयला, हीरा जैसे खनिज पदार्थ बनते हैं, जिन्हें काला सोना कहा जाता है। जाने वाला तेल भी मेरे भीतर ही बनता है। फिर वो कहता है कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा केवल 25%, 25% और मेरा 75% मतलब 75% हिस्सा है। फिर धरा उसे कहती है, मित्र, हम दोनों में कोई भी स्पर्धा नहीं है, पर मैं तुम्हें ये अवश्य याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे 75% हिस्से में से सिर्फ 1% ही पानी पीने योग्य है, जिससे मनुष्य या जीव जंतु अपना गुजारा करते हैं। अब जल बहुत सीमित मात्रा में रह गया है। समुद्र के पानी से भाप बनकर और फिर वर्षा के रूप में बरसकर तुम मेरी गोद को हरे भरे करते हो, लेकिन अब तुमने देखा है कि अब जो बारिश होती है, जिसे हम अमल कहते हैं, अर्थात तेजाब की वर्षा हो रही है, क्योंकि मनुष्य ने जल को इतना प्रदूषित कर दिया है। वातावरण बहुत प्रदूषित हो गया है। इस पर जल उसे कहता है, तुम ठीक कहती हो धरा, इस प्रदूषित जल के कारण मुझे बहुत क्रोध आता है और मैं अपने क्रोध को सुनामी जैसे तूफानों या बाढ़ द्वारा तबाही मचाकर प्रकट करता हूँ। इस पर धरा कहता है, मनुष्य की प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ को देखकर मुझे भी क्रोध आता है और मैं भूकंप और ज्वालामुखी द्वारा इस विनाश कर देती हूँ। लेकिन इन सब से हमें स्वयं को ही परेशानी होती है। फिर धरा उसे कहती है, इस सब में दोषी मानव है। कब मानव को समझ में आएगी कि वो उसे कुदरत का ध्यान रखना है, इस कुदरत के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो लगातार अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहा है, लगातार खनिजों की खुदाई कर रहा है, जिसके कारण जो है वो वातावरण मलिन हो गया है, गंदा हो गया है। इस पर जल कहता है, तुम ठीक कहती हो, इस मानव विकास की दौड़ में मनुष्य इतना अंधा हो गया है कि उसके द्वारा किए जा रहे नुकसान को वो देख नहीं पा रहा। इस पाठ के माध्यम से लेखिका हमें यही समझाना चाहती हैं कि मनुष्य को कुदरत का सम्मान करना चाहिए, हमें कुदरत से प्रेम करना चाहिए। अगर हम अपनी कुदरत को, प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे तो इससे मानव जाति को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।